जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम चार्टर्ड एक्ट की बात कर रहे थे। सबसे पहले कौन सा चार्टर्ड एक्ट आया था? 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। उस समय कौन वहां का गवर्नर था? गवर्नर जनरल तो लॉर्ड हेस्टिंग्स है। फिर आया था ईस्ट इंडिया चार्टर्ड एक्ट। इस समय गवर्नर जनरल वही लॉर्ड हेस्टिंग्स ही थे। फिर आया था 1786 का चार्टर्ड एक्ट। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और 1773 में जो आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था, जिसमें एलिजाबेथ सुप्रीम कोर्ट का जज बनी थी। उनके साथ 3 जज थे, चेस्टर, नीलेस्टन और हार्डी। और उसके बाद ईस्ट इंडिया चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में 2 शासन ले दिया गया था। निर्देशक मंडल कब कौन देखेंगे? तो भारत में जो व्यापार कर रहे हैं वह देखेंगे गवर्नर। और राजनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति कहाँ चला गया? या फिर ब्रिटेन के पास चल गया था। फिर 1786 में क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि इन लोग सारे विदेश व्यापार के लिए हमेशा कुछ उल्टा सीधा भेज रहे हैं, जिसके लिए हमको वीटो की शक्ति दिया जाए। तो फिर 1786 में उन्हें वीटो की शक्ति मिला। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। फिर आया था 1813। इसमें कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? तो इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। इन्होंने भारत में प्रति वर्ष 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने की बात कहा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब कर्जा मांग रहे थे ब्रिटेन के, उसके बदले ही ब्रिटेन के सारे कंपनी भारत में आने लगे, जिसके चलते सिर्फ चाय और चाय का एकाधिकार रहा। जो भारत और चीन में कौन व्यापार कर सकते हैं? तो वह कर सकते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो ब्रिटेन से सारी कंपनियां आई थी, उन्हें ईसाई धर्म के लिए प्रचार करने के लिए सरकार टैक्स न लेने के बदले ईसाई धर्म की प्रचार करने की बात कहा। अब हम बात करते हैं 1833 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है, एक्ट, इसे सेंट हेलेना भी एक्ट कहा जाता है। सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। यह किस लिए कहा जाता है कि अब दक्षिणी अटलांटिक में देखिएगा, दक्षिणी अटलांटिक में विषुवत रेखा से लगभग 40 अक्षांश पर, तो वहीं पर सेंट हेलेना द्वीप था, जहां पे ब्रिटेन का वह भूमि पर अधिकार था। किसका अधिकार था? भूमि पर उसका ब्रिटेन का ही अधिकार था। और वहीं से यह नियम बनकर आया था, इसलिए सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे, जब 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया, उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल बने थे, तो वह विलियम बेंटिंग थे। विलियम बेंटिंग। जब यह पूरे भारत का विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे, तो फिर क्या हुआ कि जो भी नियम कानून गवर्नर जनरल बंगाल के बना रहे थे, तो उस पर विवाद हो रहा था। इसलिए फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहे कि अब पूरा बंगाल के लिए नियम कानून नहीं बनेगा, पूरा यह भारत के गवर्नर जनरल होंगे। क्या होंगे? पूरे भारत का गवर्नर जनरल होंगे। और मुंबई मद्रास में जो गवर्नर बैठते थे, उनका सीट खाली हो गया। और यह कहां पे पूरा ताकत चला गया? किनके पास? तो यह पूरे विलियम बेंटिंग जो बने, तो पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल बन गए। गवर्नर जनरल बन गए, पूरा भारत के लिए गवर्नर जनरल बन गए। 1833 में इसका क्या प्रावधान हुआ कि भारत में जब एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, तो उस समय क्या हुआ था कि पुर्तगाल लोग भी भारत में आए हुए थे। क्या? पुर्तगाल लोग भी भारत में आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि यह पूरा विश्व के बारे में थोड़ा रुक, यहाँ पे अमेरिका है,
जब यहाँ पे पुर्तगाल लोग भी थे, तो पुर्तगाल लोग क्या करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो चीन और यहाँ से व्यापार करते थे, उसी समय चीन में युद्ध हो गया, आपस में ही लड़ गए, चीन में आपस में ही युद्ध हो गया, जिस कारण वहां व्यापार करने में दिक्कत होने लगा। लेकिन भारत में पुर्तगाल लोग जो थे, तो वह क्या किए कि ब्लैक में जो चाय खरीद कर ये डायरेक्ट अमेरिका बेच देते थे। अमेरिका बेचने पर जब ईस्ट इंडिया का व्यापार जो चाय खरीदते थे, उनका यहाँ पे जब ये भी जाते थे, जब जो सस्ता जो वही सामान हमें सस्ता में मिलेगा, तो कोई भी तो ब्लैक में ही सामान खरीदना चाहेगा कि वही सामान है, एक ही सामान है, ना उसमें चेंजिंग है। तो वह क्या किए कि पुर्तगाल जो सस्ता में चाय बेचता था भारत वाला, वही सब अमेरिका में यूज करने लगे, जिस कारण से क्या हुआ कि पहला इसमें आया कि ईस्ट इंडिया का एकाधिकार जो मिला था, इंडिया को एकाधिकार जो चाय पर मिला था, उसे खत्म कर दिया गया, एकाधिकार खत्म कर दिया गया। और इस समय एक विधि सदस्य भी आया था, उसमें कहा भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक बने, उनके समय एक विधि सदस्य भी आया था, विधि सदस्य। वह समाज के लिए, भारत के लिए जानता था, जिसके लिए वह विधि सदस्य के जरूरी था कि भारत में जरा सा कुछ होता था, जब सती प्रथा पर कुछ आरोप लगाए थे कि जब उनको हस्बैंड मरते थे तो वह जिंदे पत्नी को जला दिया जाता था, ये सब लिए यह सब विलियम बेंटिंक को तो उतना बुझाता ही था। लेकिन हर जगह पर विधि सदस्य इसलिए समझाने के लिए भेजा कि कौन सा उस नागरिक को देखकर, भारत को कल्चर को देखकर वहीं पे नियम बनाने के डिसीजन होने लगा, जिसके लिए विलियम बेंटिंक के साथ कौन आए थे, एक विधि सदस्य भी आए थे। अब हम बात करते हैं 1853 की चार्टर एक्ट, 1853 की चार्टर एक्ट की। यह लास्ट चार्टर एक्ट है। 1853 में इसमें कौन बन गए थे, भारत का गवर्नर जनरल। इसमें भारत का गवर्नर जनरल बन गए थे डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसमें क्या हुआ कि यह जो विधि सदस्य आया था 1833 में, इसमें पूरा विधि परिषद ही आ गया, विधि परिषद, पूरा विधि परिषद ही आ गया। और इसमें एक प्रावधान आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करते थे, इनके थ्रू पर कर्मचारियों, मैनेजर इस सब का जरूरी पड़ता था, इसलिए यहाँ पे खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता भी लॉन्च हो गया। यह कहाँ होता था इसका खुली प्रतियोगिता का एग्जाम? यह ब्रिटेन में होता था। जब यूपीएससी इस सब का जो भी जिस कंपनी में आपको अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहां परीक्षा दीजिए, आप पास करिए, इसके लिए एग्जाम देना पड़ता था ब्रिटेन में जाकर, और वह जब परीक्षा में पास हो जाइएगा तब आके यहाँ काम कीजिएगा। इसलिए इंडिया सिविल सर्विस, इसे लॉर्ड डलहौजी पर कहने पर मैकाले जी ने ही किया था। और इसके बाद खुली प्रतियोगिता चालू हो गया। इस समय कौन थे? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। और फिर इसके बाद यह अंतिम चार्टर था। अब इसके बाद भारत शासन अधिनियम आएगा। अब भारत में ही कानून, क्योंकि अब विधि परिषद ही पूरा आ गया, पूरा एक विधि परिषद ही आ गया भारत में, जब यहीं पे शासन बनाने का प्रक्रिया चालू हो गया। यह कब हुआ? 1858 में भारत शासन अधिनियम चालू हो गया। पहले हम आपको बताए थे जो ब्रिटेन से कानून बनकर आया है उसे चार्टर्ड एक्ट के नाम से जानते हैं, और जो भारत में शासन जो कानून बनेगा शासन करने के लिए उसे भारत शासन अधिनियम कहेंगे। या भारत शासन अधिनियम पहला कौन सा था? 1858 का भारत शासन पहला अधिनियम था। इसमें क्या हुआ कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, वह गवर्नर जनरल को हटाकर यह डायरेक्ट भारत का प्रतिनिधि राजा को दे दिया गया था, राजा को दे दिया गया, ब्रिटेन को राजा को दे दिया गया। और ब्रिटेन के द्वारा एक भेजा गया वायसराय रहता था, वायसराय, वायसराय। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग भारत का प्रथम में वायसराय हो गए लॉर्ड कैनिंग।
और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग हुए। क्योंकि पहले कौन देखता था भारत की शासन? तो गवर्नर जनरल देखते थे, लेकिन जब 1800 भारत शासन अधिनियम आया, यहीं पे नियम कानून बनने को आ गया, तो भारत में यहीं पे नियम कानून बना। तो इसका भारत का जो भी शासन करेगा तो किनके हाथ में दे दिया गया था? राजा के, ब्रिटेन के राजा के हाथ में। अब राजा का द्वारा एक भेजा गया वायसराय रहते थे, उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसमें ज्यादा कोई सुधार नहीं हुआ था, सिर्फ यही बदलाव हुआ। और वायसराय को नियंत्रित करने के लिए, यह वायसराय है, इनको नियंत्रित करने के लिए एक सचिव को भी भेजा गया था। जैसे अभी बाढ़ है, बाढ़ में एक सचिव को जरूरत है ना, इसीलिए उसी तरह से यहाँ वायसराय उल्टा सीधा काम न कर दे, इसलिए एक सचिव को भेजा गया था। यह ब्रिटेन का एक मंत्री होता था। कौन होता था? ब्रिटेन का एक मंत्री होता था। इस मंत्री का स्टेनली नाम था, स्टेनली नाम था। और 1858 में क्या हुआ कि भारत में ही नियम कानून बनने लगा और राजा को प्रतिनिधि दे दिया गया। भारत का शासन का कौन संभालेंगे? तो भारत का राजा संभालेंगे। और भारत को राजा द्वारा भेजा गया एक वायसराय प्रतिनिधि करता था, और वायसराय को देख रेख करने के लिए एक मंत्री को भेजा गया, जिसे सचिव कहते थे। वैसे उस समय पहला सचिव कौन आए थे? स्टेनली आए थे, स्टेनली। अब हम बात करते हैं 1861 की। 1861 इसमें क्या हुआ था? इसमें तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसमें चार्ल्स कैनिंग आए, चार्ल्स कैनिंग आए। इसमें क्या हुआ कि पूरा विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो जिसको कहा जाता है, विभागीय प्रणाली आया। विभागीय प्रणाली कि हर विभाग में एक मंत्री होगा, वह चाहे किसान के लिए देखें, चाहे वह रेल मंत्री देखें, या वह शिक्षा मंत्री दे। इसलिए विभागीय प्रणाली को पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहा जाता है। पोर्टफोलियो प्रणाली आ गया, पोर्टफोलियो प्रणाली आ गया, मंत्री परिषद आ गया, मंत्री परिषद आ गया, और मंत्री परिषद आ गया। इसको में आईपीसी आ गया, आईपीसी धारा, जो भी कांड होगा वह आईपीसी धारा आ गया। आईपीसी धारा अभी भारत में खत्म हो गया, उसके जगह पर बीएनएस धारा आ गया है। अब भारत में आईपीसी धारा हट गया, अब उसके जगह पर कौन सा आया? बीएनएस आ गया है। वर्तमान में हम लोग किस धारा पर धारा लगाएंगे? बीएनएस धारा, और आईपीसी धारा हट गया है। अब हम बात करते हैं कि आईपीसी धारा हटने के बाद हम लोग बीएनएस धारा, पहले हम किस पर काम करते थे? आईपीसी धारा पर काम करते थे, लेकिन अब वर्तमान में जुलाई 2024 से हम लोग क्या किस पर लागू कर लिए? बीएनएस धारा को अपना ही लागू कर लिए। पहले भारतीय दंड संहिता पर चलते थे, अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है। और पहले सीआरपीसी पर चलते थे, अब क्या हो गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा साक्ष्य हो गया है। इस तरह से अब जो भी हमारे जो अंग्रेज द्वारा बनाया गया धारा था, अब हम उसे खत्म कर अपना ही धारा एक लॉन्च कर दिए, बीएनएस धारा इसे नाम है। जो भी होगा भारतीय न्याय संहिता पर हम लोग काम करेंगे। अब पहले इंडियन पिनल कोड था, भारतीय दंड संहिता पर काम होता था, अब इसे हटा दिया गया है। अब इसी के द्वारा अध्यादेश भी आया था। इसी के द्वारा अध्यादेश क्या होता है कि बिना किसी वायसराय और बिना किसी से पूछे हुए वहां जो ब्रिटेन का राजा थे, वह अध्यादेश भेज देते थे कि भारत में यह नियम लागू होना चाहिए। या संसद से पारित करा, संसद द्वारा यह पारित नहीं होता था, अपने मन से ही राजा अध्यादेश भेज देते थे। जिस कारण से वहां का ग्रामीण लोग थे, उन लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे पर तो प्रतिनिधि करने वाला रानी है, क्योंकि हॉलैंड के राजा से विलियम जेम्स द्वितीय का बेटी जो ब्रिटेन का था,
वह हॉलैंड के राजा से शादी कर लिया था, लव मैरिज, जिस कारण से वहां विवाद पहले से ही हो रहा था। जब यह भारत में अध्यादेश लाने की बात हुआ कि राजा अपना थ्रू ही नियम बिना, हम लोग को संसद का वैल्यू नहीं दे रहा है, तो राजा को क्या किया कि राजा को जो भारत का सत्ता जो चलाने वाला था, तो उनको कहा कि आप भारत के प्रतिनिधि नहीं करिए, आप यह प्रतिनिधि कौन करेंगे। 1876 में रानी को भारत को शासन बना दिया गया। कौन देखेंगे 1876 में, रानी देखेंगे। क्या किस कारण से हुआ, जब राजा ने अध्यादेश जब अपने बिना संसद से पारित किए हुए ये सब कानून नहीं आते थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, राजा अपना अध्यादेश लागू कर दिया या डायरेक्ट हम अपना भारत में शासन भेज सकते हैं, जिस पर संसद लोग खिलाफ हो गए और अध्यादेश पर उन्होंने कहा कि अब राजा की बात नहीं चलेगा, राजा रानी की बात चलेगी, क्योंकि हमारा वंशज तो रानी है, इसलिए ब्रिटेन की महारानी होती है, वहां राजा शासन नहीं करते हैं, वहां रानी शासन करते हैं। इसलिए 1876 में रानी को भारत को शासन बना दिया गया। अब हम एक बार दोहरा लेते हैं कि 1833 में चार्टर एक्ट आया, इसमें विलियम बेंटिंग थे, इसे भारत का ही गवर्नर जनरल बना दिया था। और इसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाय का एकाधिकार प्राप्त था उसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि पुर्तगाल चोरी कर अमेरिका महाद्वीप पर बेच देता था वह ब्लैक में। इसी के साथ एक विधि सदस्य भी आया था। और फिर 1853 में लॉर्ड डलहौजी आए। लॉर्ड डलहौजी ने एक विधि परिषद ही पूरा ले आए और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारियों का खुली प्रतियोगिता चालू कर दिए। और फिर 1858 में यह भारत का शासन राजा को दे दिया गया। उस समय राजा का प्रतिनिधि वायसराय के द्वारा करे जा रहे थे और वायसराय को देख रेख में सचिव आए थे या ब्रिटेन की मंत्री थे। इस समय लॉर्ड केनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। फिर 1861 में चार्ल्स कैनिक आए। चार्ल्स कैनिक ने विभागीय प्रणाली आया, मंत्री प्रणाली आया, इसमें मंत्री परिषद आया, अध्यादेश आया और इसी में आईपीसी धारा आया। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में 1892 और 1909 और 1919 और 1935। अगले वीडियो में ये सब कंप्लीट कर देंगे।